मेरे यहाँ से लेके शोल्डर से लेके मेरे हाथ बहुत ज़्यादा शिवर करते हैं। अगर यहाँ से हो गई है तो आपका ब्रेकियल प्लेक्सस आता है यहाँ पर, ये वाले हिस्से पे ना, कंधों वालों पे। वहाँ से आपकी कोई नर्व कोई इम्पेंच हो गई है ना, तो क्या आपकी बाजुओं में या तो नमनेस आना शुरू हो जाएगी, बाजुओं में दर्द आना शुरू हो जाएगी। क्या था, आपने निकलवाए सिर्फ पटाखे थे। ज़्यादातर लोगों को मज़ा आता है उंगलियों के पटाखे निकालने का ना, ये कितना ख़तरनाक हो सकता है हमारे लिए। ये करना गलत भी नहीं है, लेकिन अगर ज़्यादा प्रेशर हो जाए और आपकी स्पाइन के ऊपर वेट आ जाए ज़्यादा, तो अंदर से आपकी कोई ना कोई नर्व इम्पेंच हो सकती है। सो के उठते हैं और वो यौन ले रहे होते हैं ना, तो यौन लेते लेते एकदम पता चलता है ओ यहाँ पे तो हमारी कोई वेन खिंच गई है, ये मसल पुल हो गया है। कभी टांग का हो जाता है, कभी बाजुओं का हो जाता है। इसके पीछे की क्या रीज़न है? उठे हैं, उठा नहीं गया, कमर में दर्द होना शुरू हो गया। वो क्या हुआ, पहले आपकी टांग का एक पट्टा खींचा होगा और उसके बाद क्या होगा, जब एकदम से उठे हैं वो आपकी डिस्क के ऊपर उसने जाकर इतना प्रेशर कर दिया कि वो आपकी डिस्क हर्निएशन हो गई। हुआ क्या, मसल पुल आपकी एकदम से उठने की वजह से, और उसने क्या किया, जाके आपकी डिस्क को, आपके मोरे को जाकर उसने अटैक कर दिया और वहां से आपकी डिस्क का इशू शुरू हो गया। आज के पॉडकास्ट में हम क्लिनिकल फिजियोथेरेपिस्ट एंड वेलनेस ट्रेनर डॉक्टर नूर फातिमा से ये जानेंगे कि अक्सर हमारे बैठे बैठे हाथ कांपना स्टार्ट हो जाते हैं और हमारे हाथ सुन्न होते हैं, हमारे मसल्स पुल हो जाते हैं। इसके पीछे ऐसी कौन सी खतरनाक वजह है जिससे हम और आप अनअवेयर हैं। हम अपनी बहुत सारी दर्दों को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, लेकिन क्या हम जानते हैं कि इनको फॉर ग्रांटेड लेना इन फ्यूचर आपके लिए कितना प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। हम में से बहुत सारी ख्वातीन हील्स पहनती हैं, लेकिन क्या वो ये जानती हैं कि ये हील्स उनके बॉडी पोस्चर के लिए कितनी नुकसानदेह हैं। आप अपने मसल्स को कैसे स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, तो ये सब जानने के लिए इस एपिसोड को एंड तक लाजमी देखें। थैंक यू सो मच वंस अगेन मिस नूर फातिमा। पिछला हमारा सेशन बड़ा मजे का रहा आपके साथ, बड़ा लोगों ने आपको पसंद की है। आपने सवाल ऐसे किए थे जो लोगों के मुताबिक थे, इसलिए उन्हें पसंद आ गया। इसी वजह से हमने आपको अपने सेट पे दोबारा बुलाया। थैंक यू सो मच। तो आज का जो पॉडकास्ट अपना स्टार्ट करेंगे बड़े एक बेसिक सवाल के साथ, और वो ये है कि हमें मुख्तलिफ बॉडी पार्ट्स में दर्दें होती हैं। आप जैसे फिजियोथेरेपिस्ट हैं, तो मैं ये पूछना चाहूँगी, ये पेन है क्या और हमें क्यों फील होती है कि कभी हमारे हाथ में दर्द हो रही है, कभी हमारे पाँव में दर्द हो रही है, कभी हमारे कंधों में दर्द हो रही है, ऐसा क्यों फील होता है हमें? अच्छा, पेन होती है दो तरह की होती है। एक होती है आपकी मस्कुलर पेन होती है, एक होती है विजरल आपकी पेन होती है। मस्कुलर पेन वो होती है जो आपके मसल्स में आ रही होती है, और विजरल होती है जो आपके ऑर्गन्स में आ रही होती है। जैसे किसी को मैदे में दर्द हो रहा है, वो आपका विजरल पेन आ गया। किसी को दिल में दर्द हो रहा है, समटाइम्स ऐसे हो जाता है कि ब्लोटिंग की वजह से भी हो जाता है। लोगों को लगता है जी हार्ट का कोई पेन स्टार्ट हो गया, कुछ ऐसा हो गया, किडनीज का पेन, ये हो गया विजरल पेन। ये आपके कुछ इश्यूज होंगे, उसके अकॉर्डिंगली होगा। अब आ जाता है मस्कुलर पेन, जो मेरी डोमेन से रिलेट करता है, और लोगों को मोस्ट ऑफ द टाइम होता ही ये है। होने की वजूहात में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आपका पोस्चर ख़राब हो सकता है, आपको स्ट्रेस हो सकता है, आपका बॉडी इम्बैलेंस हो सकता है, आपका डिहाइड्रेशन हो सकता है, आपका इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसमेंट हो सकता है। ये सारे फैक्टर्स मिलकर जो है ना आपके मस्कुलर पेन को निकालते हैं। फिर उसके अलावा इंजरी आ जाती है पेन की बहुत, और हमें पता नहीं होता वो इंजरी हुई है या नहीं हुई। जैसे लिगामेंट की इंजरी आ जाती है, कार्टिलेज की इंजरी आ जाती है। आप जैसे कोई जिम में जा रहे हैं लोग या कुछ कर रहे हैं, हैवी वेट लिफ्टिंग एकदम से कर ली, तो क्या हुआ, एकदम से लिगामेंट कोई आपका कंधे का, स्पेशली अगर आप ले लें, कंधे का लिगामेंट एकदम से टियर नहीं हुआ, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं खिंचाव आ गया, ये लाइट सा माइनर सा टियरिंग शुरू हो गया, तो वो आपका पेन आपके पूरे कंधे पे आना शुरू हो जाएगा। तो ये छोटे छोटे फैक्टर्स और छोटी छोटी हमारी गलतियां जो है ना, ये सारी मिलाकर बना रही होती हैं आपकी डिफरेंट पेन्स को। अब कुछ लोगों को वैसे ही बैठे बैठे जिस्म में दर्द हो रहा होता है, कुछ लोगों का साइकोलॉजिकल इशू भी होता है कि उन्हें लगता है कि हमें दर्द हो रहा है, हाथ लग रहा है, दर्द हो रहा है। कुछ लोगों को कुछ न्यूरोलॉजिकल और मस्कुलर डिजीज़ होती हैं, जैसे फिब्रोमिल्जिया का पेशेंट आता है आपके पास, उसको आप हाथ लगाएंगे, उसको जिस्म में दर्द होगा, और वो इतना पेनफुल होगा ना कि वो चीख उठेगा। अक्सर मैं बड़ी थोड़ा सा पहले खातून से मिली हूँ, माशाल्लाह बड़ा अच्छा, अभी उन्हें अवार्ड भी एक मिला गवर्नमेंट की तरफ से। वो फिब्रोमिल्जिया की पेशेंट है, बट शी इज़ वर्किंग इन हर फील्ड लाइक वाओ। उनको देख के नहीं लगता, लेकिन उन्होंने अपनी जब स्टोरी सुनाई तो उन्होंने बताया कि जब मैं लोगों को बताती थी मुझे फिब्रोमिल्जिया है, तो लोग क्या करते थे, मुझे स्पेशल हाथ लगा के देखते थे, हाँ बताओ तुम्हें दर्द हो रहा है या नहीं हो रहा है, हो रहा है या नहीं हो रहा है। कुछ साइकोलॉजिकल इशू होते हैं और कुछ इस तरह की बीमारियां होती हैं जिसकी वजह से आपके जिस्म में छोटा छोटा कहीं ना कहीं दर्द रहना शुरू हो जाता है। और सबसे बेसिक उसका जो आपका रीज़न होता है स्ट्रेस और आपका पोस्चर इम्बैलेंसमेंट, ये दो चीज़ें सबसे ज़्यादा इफेक्ट कर रही होती हैं। और डिहाइड्रेशन, पानी की कमी, बहुत कम पानी पी रहे होते हैं। मतलब हमारी
डेली लाइफ की छोटी-छोटी गलतियाँ हैं जिसकी वजह से हम अपनी बॉडी में खुद से पेन बना देते हैं और हमें बना पता नहीं देते होता। हैं, पता नहीं ठीक है। चलता। देखें, आप पानी कम पिएँगे तो आपके पट्टे अकड़ना शुरू हो जाएँगे। हुँ। पानी की कमी उसमें, फिर उसमें क्या होगा, उसमें लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा, खलियाँ पड़ना शुरू हो जाएँगी। समटाइम्स कुछ लोग क्या गलती करते हैं, वज़न कम करना है, कोई चीज़ करनी है, एकदम से ड्रास्टिकली वेट रिड्यूस करने के लिए ड्रास्टिक किस्म की एक्सरसाइज़ेज़ और चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाएँगे। क्या करेंगे, 10 किलोमीटर की वॉक एक ही दिन में करना शुरू कर देंगे। आपने 1 घंटे की वॉक, मतलब एक वॉक हम बड़ी नॉर्मल चीज़ कहते हैं, आप कुछ नहीं कर सकते, आप एक वॉक कर लें। आप वॉक तो शुरू कर रहे हैं लेकिन ग्रेजुअली इंक्रीज़ नहीं कर रहे। आपने एक ही दिन में 10 किलोमीटर चलना शुरू कर दिया है, तो जब आप आके बैठेंगे, ऑब्वियस सी बात है, आपकी टाँगों में लैक्टिक एसिड इतना प्रोड्यूस हो गया होगा आपके मसल्स में कि वो आपके वहाँ पे क्रैम्प्स कर देगा। वो वहाँ पर क्या करेगा, आपकी गुठलियाँ बनाना शुरू कर देगा, और जैसे ही वो गुठलियाँ बनेंगी, आप अगले दिन वॉक करने जा ही नहीं सकेंगे। वो फिर आपकी क्या थी, आपने एक चीज़, गलती अपनी थी, वो कोई आप काम अच्छा करने गए थे लेकिन गलत तरीके से कर रहे। आपको वो ग्रेजुअली लेके इंक्रीज जो चीज़ करनी थी, आपने उसको एकदम से खुद के ऊपर, बॉडी के ऊपर स्ट्रेस डाल दिया। अब बॉडी के ऊपर स्ट्रेस कैसे आता है, एक होता है मेंटल स्ट्रेस, एक होता है बॉडी का मस्कुलर स्ट्रेस आता है। जो आपका मेंटल स्ट्रेस है, दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर मस्कुलर स्ट्रेस, ठीक है। अब उसमें क्या होता है, दिमाग में आपके बहुत सारी बातें चल रही हैं, आपकी बॉडी को, आपके दिमाग को, आपका दिमाग जो है आपकी बॉडी को लेकर चलने के लिए ट्रेन किया गया है ना। अब उसने आपके दिमाग को नॉर्मल भी रखना है, उसने नर्वस सिस्टम नॉर्मल रखना है कि आप फॉर एग्जांपल एक वर्किंग विमेन है या आदमी है, कोई भी आप वर्क प्लेस में है, आप अगर इमोशनली उस टाइम पे बड़े ज़्यादा फील कर रहे हैं कि आई एम नॉट स्टेबल राइट नाउ, बट यू हैव टू प्रिटेंड लाइक यू आर नॉर्मल। आपका वो एक मेंटल स्ट्रेस, वर्क प्लेस पे वैसे ही स्ट्रेस ज़्यादा होता है, बिकॉज यू हैव टू डन एवरीथिंग एट अ सर्टेन टाइम। एक सर्टेन टाइम में कंप्लीट आपको अपने टास्क भी करने होते हैं। एक मेंटल स्ट्रेस आपके ऊपर बिल्डअप होता है। अब आपको पता नहीं चल रहा, वो स्ट्रेस आ रहा है आपके दिमाग से आंखों पे, और आंखों से वो डायरेक्टली नीचे आपके मसल्स की तरफ जाना शुरू हो गया है। वो आपके मसल्स के ऊपर अब उसने अटैक करना शुरू कर दिया। अब आपके दिमाग ने सिर्फ आपके दिमाग को नॉर्मल नहीं रखना है, अब उसने आपकी बॉडी को भी नॉर्मल रखना है, अब उसने उस स्ट्रेस को भी मैनेज करना है। अब क्या होगा, जैसे ही आप स्ट्रेस में आएंगे, आप डाउन हो जाएंगे, डाउन होंगे, डाउन होके आप अपने कंधे नीचे करके बैठ जाएंगे, या आप अपनी टेबल के ऊपर बाजू रख के बैठ गए, ऐसे करके बैठ गए, एक साइड पे वेट शिफ्ट करके बैठ गए, तो वो क्या हुआ, आपकी बॉडी में किसी ना किसी मसल के ऊपर एक जगह पे स्ट्रेस आना शुरू हो गया। मेंटल स्ट्रेस और बॉडी का स्ट्रेस दोनों आपने इकट्ठे कर दिए, तो इन उसके जो रिजल्ट में आएगा, वो क्या चीज़ आएगी, आपकी बॉडी में पेन निकलना शुरू हो जाएगी। वो सारी पेन्स फिर मिलकर आपको बहुत सारी और चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व कर देंगे। ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो हम नॉर्मली डेली लाइफ में हम इनके साथ डील कर रहे होते हैं, लेकिन हमें इतना आइडिया नहीं होता, हमें पता नहीं होता, हम खुद को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे होते। सबसे पहली बात ये होती है कि हम खुद को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे होते। मैं हमेशा हर अवेयरनेस सेशन में या कहीं पे भी पहली मेरी बात होती है, खुद को जानें, खुद को इम्पोर्टेंस दें, अपनी बॉडी के बारे में खुद जानना शुरू करें। इम्पोर्टेंस इज़ नॉट लाइक दैट कि भाई मैं सबसे बेहतर हूँ, ये इंपॉर्टेंस देना नहीं होता। आपका ये इंपॉर्टेंस देना है कि मेरा बेहतर रहना बेहतर होना चाहिए, कि मेरा ज़िंदगी का लाइफस्टाइल जो चीज़ें हैं वो बेहतर होनी चाहिए, मेरा जिस्म प्रॉपर्ली वर्क करना चाहिए, मैं अपने जिस्म का, अपनी दिमाग का, अपनी हर चीज़ का ख्याल इस तरह से रखूं कि मैं हर चीज़ और ज़्यादा एफिकेसी के साथ कर सकूं। दैट इज़ व्हाट यू आर गिविंग इम्पॉर्टेंस टू योर सेल्फ। आप, हमारे यहाँ पे ना इम्पॉर्टेंस की डेफिनेशन बहुत डिफरेंट है। वो वाली इम्पॉर्टेंस की बात नहीं हम कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं आपकी हेल्थ को लेके, आपके लाइफस्टाइल को लेकर आपने खुद को कितनी इंपॉर्टेंस देनी है। इस चीज़ पे आपको काम करना है। ट्रेसी से मेरा आपसे जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप बता रही हैं कि ऐसे डिफरेंट चीज़ें हैं डेली लाइफ में जिसकी वजह से हमारी बॉडी में दर्दें हो जाती हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये है कि हम इन दर्दों को बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लेते हैं, हम सीरियस लेते ही नहीं है। लाइक अगर हम अपने घर में भी देखें, कमर में दर्द नहीं, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, काम तो करने हैं ना, हमने ऑफिस तो जाना है ना, सर में दर्द नहीं, कोई बात नहीं, पैनाडॉल खा लेंगे, ठीक हो जाएगा। तो ये हम अपनी जितनी भी पेन्स हो रही होती हैं उन्हें इतना फॉर ग्रांटेड क्यों ले रहे होते हैं? पहली बात वही कि खुद को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे। अब पेन्स के भी ना ग्रेड्स होते हैं, हम पेन को अब ग्रेडिंग में ले आते हैं। अभी हमने सारी बात कर ली कि पेन थी क्या, किस किस तरह से हो जाती है। अब पेन्स के ना ग्रेड आ जाते हैं। अब ग्रेड 1 पे जब आती है ना आपकी पेन, वो 0 to 5% तक आपकी पेन है, दैट इज़ मैनेजेबल, कि वो आपको वैसे ही पेन हो रही है, वो आपका कोई इतना मसला नहीं है। नॉर्मली आपने, अगर आप ऑर्गेनिक चीज़ों की तरफ आएँ, जिसमें दर्द है, कोई आप हल्दी वाला दूध पी लें, अगर आपको
हाइपरटेंशन नहीं है, अगर आपका बीपी हाई नहीं हो रहा है, या आपको कोई और ऐसा मसला नहीं है, हल्दी से एलर्जी नहीं है, आप हल्दी वाला दूध पी लें, आपके जिस्म में दर्द कम, गर्म दूध पी लें, आप इस तरह की चीज़ें ऑर्गेनिक चीज़ों से कर लें। या फिर अगर आपको पेन नहीं बर्दाश्त, कुछ लोग होते हैं उनका थ्रेशोल्ड बड़ा कम होता है, आप पेन किलर ले रहे हैं, वो आपको पेन मैनेज हो जाएगी, क्योंकि वो 0 to 5% थी। अब आप ग्रेड 2 पे आते हैं ना, वो 5 to 50 पे चली जाती है। अब ग्रेड 2 पे क्या होता है कि आपका जो फाइबर होता है ना, मसल में फाइबर होता है, ठीक है, आपका वो फाइबर टीयरिंग की तरफ जाना शुरू हो जाता है, वो पेन आपको बढ़ना शुरू हो जाती है, क्योंकि आपने अपनी पहली पेन को मैनेज नहीं किया था। पहली पेन खत्म होगी, 0 to 5 में वाली मैनेज होगी। अब जब 5 to 50, 40, 45 तक आप उसे, अगर उसकी रेंज उसको कर देते हैं, उसमें क्या होगा, आपका फाइबर टीयरिंग की तरफ जाना शुरू हो गया है। अब ये जगह आ गई है जहाँ पे आपने अपनी पेन को पकड़ना है। अगर आपने नहीं पकड़ा तो वो ग्रेड 3 पे चली जाएगी। अब ग्रेड 3 पे जाएगी, वो 50 to 70 पे चली जाएगी। 50 to 70 पे क्या आएगा, आपको ऑर्थोपेडिक के पास जाना पड़ेगा। ऑर्थोपेडिक फिर आपकी आगे से 70 to 80 जैसे आपकी ग्रेजुअली इंक्रीज करती जाएगी, फिर आपकी सर्जिकल चीज़ें होंगी। आप 50 की रेंज तक फिजियोथेरेपी से अपनी पेन और ये चीज़ें जो हैं जिन्हें आप फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, रिकवर कर सकते हैं फ़ौरन, ठीक है, विद इन 1 week 2 week। और आपकी रिलेट करता है आपकी सिचुएशन क्या है, या आप किस चीज़ को फेस कर रहे हैं। अब उसके बाद जब आप 50 क्रॉस कर गए ना, फिर आपका काम आ जाएगा सर्जिकल। फिर वो सर्जिकल की तरफ जब जाएंगे, वो फॉर ग्रांटेड लिया था, इस वजह से अब सर्जिकल की तरफ जाएंगे। पेन मैनेजमेंट पहले करवानी होती है। हमारे यहाँ पे एक और बड़ी गलती करते हैं हम लोग, मैं अपने यहाँ के हमारे सोसाइटी के लोगों की गलतियाँ ज़्यादा इसलिए बता देती हूँ क्योंकि हमें खुद पता नहीं होता वो गलती है, ठीक है, कि वो गलती हम कर रहे हैं। अब पेन मैनेजमेंट क्या होती है, सिर्फ दवाइयाँ पेन मैनेजमेंट नहीं होती है। आपको लग रहा है कि हाँ मेरी टांग का पट्टा खिंच रहा है, आपको खुद महसूस हो रहा है, या आपकी कमर में पेन आ रही है, गो फॉर द फिजियोथेरेपिस्ट। पहले आप अपने जनरल फिजिशियन के पास जाएं। हमारे यहाँ पे प्रॉपर वो वाला चैनल के थ्रू काम नहीं होता जैसे बाहर की कंट्रीज में होता है, आप जाते हैं फिर आपको जीपी आगे रेफर करते हैं। यहाँ पर वैसे नहीं होता है। आपको इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए कि आपको पता है अगर मेरे पट्टे का मसला है तो ये फिजियोथेरेपिस्ट इसको हल कर सकता है। जब शुरू हो रहा है, जब वो मसला शुरू हो रहा है, आप उसको ग्रेड 5 पे लेके ग्रेड 5 से ग्रेड 45 तक आप फिजियोथेरेपिस्ट से ठीक करवा सकते हैं। उसके ऊपर जब बढ़ गया फिर आपकी सर्जरी होगी, और उसके बाद फिर आपको फिजियोथेरेपिस्ट के पास आना पड़ेगा रिहैब में। क्यों? क्योंकि आपके जिस भी पट्टे का मसला हुआ या उसका सर्जिकल कोई भी हमने कोई ऑपरेशन किया या कोई ऐसी चीज़ की, उसके बाद उस चीज़ को वापस अपनी दोबारा मोबिलिटी में लाने के लिए हमारा काम होगा। प्री ओप और पोस्ट ओप, ऑपरेशन से पहले भी आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं, ऑपरेशन के बाद भी जाते हैं रिहैब के लिए। तो इन ग्रेड्स पे आप पकड़ना शुरू कर लें, फॉर ग्रांटेड ना लें। आपको लग रहा है मुझे दर्द हो रहा है, उस दर्द का रूट कॉज पकड़ना शुरू करें। कंधे में दर्द हो रहा है, देखें कंधे में दर्द है, आपकी इस जगह पे गुठलियाँ तो नहीं बनी हुई हैं, इस जगह पे गुठलियाँ बनी हुई हैं जैसे फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं या टीवी देख रहे हैं या किताब बच्चे पढ़ रहे होते हैं, यहाँ पर ऐसे सर रख रख के आपके यहाँ पर आप खुद पलपेट करके देख सकते हैं आपकी गुठलियाँ तो नहीं बन रही हैं। अगर वो आपकी गुठलियाँ गर्दन के पीछे वाले हिस्से में बन रही हैं तो क्या करें, फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएँ, वो आपको थोड़ी सी आपकी थेरेपी करेंगे। आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास नहीं जाना चाहते, आप हीट दे लें। अगर इन्फ्लेमेशन नहीं है, सोजिश नहीं है, तो आप उसे थोड़ी सी हीट दे लें। आप जैसे ही हीट देंगे आपकी बॉडी वहाँ से रिलैक्स होना शुरू हो जाएगी, आपकी जो गुठलियाँ हैं अंदर वो थोड़ी नरम पड़ जाएंगी, आपकी दर्द कम हो जाएगी फॉर द टाइम। फिर उसके बाद आप जाएं अपने फिजियो के पास जाएं, आप उसे जाकर थोड़ी अपनी स्ट्रेचिंग करवाएं, वो आपको कुछ मोडेलिटीज़ लगाएंगे। मोस्टली वैसे हमारी कोशिश यही होती है मोडेलिटीज़ ना लगाएं, क्योंकि जो भी हैं आपकी बॉडी में रेडिएशंस जा रही होती हैं। अगर हम टेंस की फॉर एग्जांपल बात कर लेते हैं, एक इलेक्ट्रिक स्टिमुलेटर है, वो आपकी बॉडी में वेव्स जा रही हैं, है तो बाहर से आप चीज़ भेज रहे हैं ना, तो कोशिश करें फर्स्ट पॉइंट पर उसे पकड़ लें कि वो सिर्फ एक नॉर्मल हीट से आप उसको ठीक कर सकते हैं। उसकी ग्रेडिंग में आप खुद भी फॉल कर सकते हैं, खुद को देख सकते हैं मैं कौन से ग्रेड में फॉल कर रहा हूँ, तो उसे फॉर ग्रांटेड ना लें और इन छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल करना शुरू करते हैं। बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे मैं आपसे अपना एक क्वेश्चन करती हूँ कि जब मुझे ज़रा सा भी कोई स्ट्रेस होता है ना, तो मेरे साथ क्या होता है कि मेरे यहाँ से लेके शोल्डर से लेके मेरे हाथ बहुत ज़्यादा शिवर करते हैं। मतलब वो देखने वाले को फील नहीं हो रहा होता कि मैं शिवर कर रही हूँ, लेकिन मुझे पता है कि यहाँ पे ऑल टाइम किसी तरह की कोई कपकपाहट वाला है, फील ठीक आता है, है, और मैं अगर फ़ोन पकड़ रही हूँ तो मेरे एंजाइटी फिंगर्स वाला यहाँ से फील ऐसे आना ऐसे शुरू हो जाता है। एग्जैक्टली। तो हाँ। ये मतलब
ऐसा भी नहीं है कि आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए रहता है। ऐसा होता है कि ये कुछ डेज़ भी चलता है। और मैं अपना बाजू बार-बार ऐसे-ऐसे पकड़ के खुद से दबा रही होती हूँ, अपना हाथ दबा रही होती हूँ, यार ये क्या हो गया? कैसे ठीक होगा? तो ये क्या चीज़ है? इसमें भी मुझे फिज़ियोथेरेपी की ज़रूरत होगी? आप इस पे आपको एक तो आपको अपनी स्ट्रेस मैनेजमेंट पे काम करने की सबसे पहले ज़रूरत है। ये आप अकेली नहीं फेस कर रही हैं। आज अगर 10 लोग हैं तो 10 में से 7 से 8 लोग ये चीज़ फेस कर रहे हैं। मोस्टली आपको विजिबल ट्रेमर्स नहीं होते हैं, हम इन्हें ट्रेमर्स बोलते हैं। विजिबल ट्रेमर्स नहीं होते हैं, कुछ लोगों के बड़े विजिबल होते हैं, कुछ का न्यूरोलॉजिकल इशू होता है, जैसे पार्किंसन डिजीज़ हो जाती है, उसमें आपकी बॉडी रिजिडिटी की तरफ चली जाती है, सख्त होना शुरू हो जाती है, स्लो छोटी-छोटी मूवमेंट्स पे आपके हाथ काँपते रहते हैं हर वक़्त। कुछ लोगों का हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है, जब स्ट्रेस होता है आपका शुगर लेवल कम होना शुरू हो जाता है, उसकी वजह से आपके हाथ बीपी लो होना शुरू हो जाता है, उसकी वजह से हाथ कांपना शुरू हो जाते हैं। कुछ लोगों को एंजाइटी होती है, एंजाइटी हर इंसान को होती है, आज के दौर में हर इंसान एंजाइटी से डील कर रहा है, ठीक है। और एंजाइटी ज़रूरी नहीं है कि किसी बहुत बड़ी वजह से हुई हो, वो कोई भी छोटी सी बात हो सकती है। आपने कोई टास्क फ़ौरन उसी टाइम पे कंप्लीट नहीं किया जिस टाइम पे आप यू वर सपोज टू कंप्लीट दैट थिंग, आपने नहीं किया, आपको एंजाइटी होना शुरू हो जाएगी, हाय हाय मैंने अभी तक नहीं किया, इसको मैं कैसे कंप्लीट करूँ। तो उसमें क्या होता है कि आपको अपने मसल्स की स्ट्रेंथनिंग करवानी चाहिए। अब इसमें सबसे पहले रूट कॉज देखें, क्या आपका कोई न्यूरोलॉजिकल इशू तो नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो फिर उसके बाद देखें कि आपका एंजाइटी का, स्ट्रेस का लेवल आप इतना ज़्यादा खुद पे हावी जो कर रहे हैं, आपको साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत तो नहीं है। अब हमारे यहाँ पे एक और बड़ी मिथ है साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट को लेके। साइकेट्रिस्ट आपको दवाइयों के साथ डील करता है आपके कंडीशंस को, आपको हर वक्त साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत नहीं होती है। लोग कहते हैं साइकोलॉजिस्ट के पास भी कोई जा रहा ना तो वो बंदा पागल है। हम हेल्प नहीं सीख करते हैं। समटाइम्स यू नीड हेल्प, यू नीड टू हेयर समवन, यू नीड टू बी लिसन्ड। आपका दिल करता है कि आपको कोई सुन ले, आपसे कोई बात कर ले, तो वो जो आपको एक एंजाइटी वाला फैक्टर आ रहा है ना, वो आपके अंदर से निकल जाता है। और ये जो ट्रेमर्स आना शुरू हो जाते हैं, ये वीकनेस की वजह से आते हैं। अब वीकनेस किस किस चीज़ की हो सकती है? आपको वाइटामिन की डेफिशिएंसी होगी, जिसमें विटामिन डी आ जाएगा, D3 आ जाएगा, B12 आ जाएगा, B13 आ जाएगा, ये वाले विटामिन की डेफिशिएंसी हो सकती है। एक और बड़ी चीज़ है, हमारे सराउंडिंग्स में चीज़ें होती हैं, मरकरी और लेड, हमारा इनसे एक्सपोजर होता है। अब किन किन चीज़ों में होती हैं? जैसे लेड है ना, हमारे पुराने पेंट हो जाते हैं घर में, जैसे उसका जो एक अरोमा होता है, जो भी एक खुशबू होती है, वो आप इनहेल जब कर रहे होते हो, वो आपको डेफिशिएंट कर सकता है B13 के लिए, वो आपके वाइटामिन की कर सकता है। मरकरी जैसे आ गया है, मरकरी हम उसके सोर्सेज अगर आप लेना शुरू करें तो आप फिश वगैरह से ले सकते हैं। मरकरी भी हमारी सराउंडिंग्स में बहुत सारी चीज़ों में ऐसे आता है कि जिसमें आप नॉर्मली चल फिर रहे हैं और आपको पता नहीं होता है, आप इनहेल कर रहे हैं कोई चीज़, तो उसकी वजह से आपको मरकरी, आपका डेफिशिएंसी किस चीज़ का करेगा, वो आपका विटामिन D3 का डेफिशिएंसी कर देगा, डिफरेंट डेफिशिएंसीज आपकी ले आएगा। अब उसको केटर आपको करना चाहिए। केटर कैसे करना है? आप सी फूड लें अगर आपको लग रहा है कि आपका मरकरी के साथ एक्सपोजर हो रहा है। अब आप घर तो बदल नहीं सकते हैं, पेंट तो घर से निकाल नहीं सकते हैं, तो फिर उसके लिए आप क्या करें, आप विटामिन B13, मेथिकोबॉल और इस तरह की चीज़ें जो आ रही होती हैं, आप इस तरह की मेडिसिन के साथ, सप्लीमेंट्स के साथ या खुराक के साथ अपनी, आप इन चीज़ों को ले सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी मस्कुलर वीकनेस कम हो जाए और आपको ये जो ट्रेमर्स अंदर से एक जिस्म कांपता कांपता महसूस होता है ना, वो ना हो। और अपनी स्ट्रेस मैनेजमेंट सबसे पहले करें। आपके स्ट्रेस, अभी मैंने आपसे कहा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपकी मस्कुलर वीकनेस के साथ। स्ट्रेस मैनेजमेंट करें और अपनी ये वाले सप्लीमेंट्स जो है ना, ये वाले जो विटामिन्स हैं, इसको अपनी खुराक में ऐड करना शुरू कर दें। आप बहुत हद तक इस चीज़ में कमी महसूस करेंगे। अच्छा, इसमें एक और चीज़ ऐड करती जाऊँ, समटाइम्स जब ऐसे ट्रेमर्स और इस तरह की चीज़ें आती हैं तो उसको आप डील करने का एक और आसान तरीका होता है ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। आप योगा कर सकते हैं, आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, अब योगा आप बैठ कर अपने वर्क प्लेस पे तो नहीं कर सकते, आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। आप इनहेल करें, आप एक्सहेल करें। आपने क्या करना है, आपने अपने नाक से सांस लेना है और मुंह से निकाल देना है। आप इनहेल एक्सहेल करेंगे, आप इनहेल और एक्सहेल करना शुरू कर दें, और उसमें आपने करना क्या, आपने कोशिश ये करनी है कि आपका डायफ्राम इन्वॉल्व्ड हो। अब हम सांस लेते हैं ना, तो क्या करते हैं, पेट से सांस ले रहे होते हैं, पेट से नहीं सांस लेना, आपने अपने डायफ्राम से सांस लेना, जो आपके लंग्स के नीचे वाला हिस्सा है। आप अपने कोर्स के मसल्स को टाइट करेंगे, आपका जो पेट के मसल्स हैं उनको आप टाइट करें और ऊपर से सांस लें। मैं आपको सांस लेके दिखाती हूँ, मेरे साथ, बल्कि आप प्रैक्टिस भी करके देखें। आप अपने पेट के मसल्स को, कोर मसल्स, जैसे आप जिम जाते हैं, आपने अपने कोर मसल्स को टाइट किया, कोर मसल्स टाइट हो गए, अब आपने ऊपर वाले हिस्से से सांस लेना है। कैसे लेना है,
मुंह से निकालें आप अपना सांस, आप देखें आपके पेट के मसल्स रिलैक्स नहीं होंगे, लेकिन आपका ऊपर लंग वाला जो हिस्सा आपका Exactly. डायाफ्राम जो है वो रिलैक्स हो रहा है। ये ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज होती हैं जो आप स्ट्रेस मैनेजमेंट में कर सकते हैं, और ये आप बिल्कुल नॉर्मली ठीक बैठे है, कर सकते हैं। बिल्कुल ठंडा ठीक पानी है। पी लें, आपका स्ट्रेस खत्म हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। और मुझे लगता है ये जो शिवरिंग वाला मैंने आपसे मसला डिस्कस किया है, हाथ कांपना, हाथ सुन्न होना, बाजू कांपना, ये तो मेजॉरिटी का मसला है। मेजोरिटी का, और ये सिर्फ स्ट्रेस की वजह से या फिर आपकी मस्कुलर वीकनेस की वजह से आ रहा होता है। अगर आपका मसल वीक है तो आपको डेफिनेटली वो जल्दी ट्रेमर पकड़ेगा। हमारे पास कुछ पेशेंट्स आते हैं, देखने में हट्टे कट्टे मोटे होते हैं, उन्हें देख के नहीं लगता, मतलब उनके चेहरों पे भी माशाल्लाह इतनी रौनकें होती हैं ना कि देख के लगता है इनमें किसी चीज़ की डेफिशिएंसी नहीं होगी, लेकिन उन्हें B13 की डेफिशिएंसी होती है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है। तो उसमें होता क्या, हमारा एक नॉर्मल सी एक एक्सरसाइज होती है SLR, स्ट्रेट लेग रेज, ठीक है। अब जब उसमें क्या होता है, आप अपनी टांग को ऐसे उठाते हैं, ठीक है, जब हम उनकी टांग को उठाते हैं ना, उनकी टांगें कांपना शुरू कर देती हैं। क्यों? सिर्फ उन्हें डेफिशिएंसी थी, उनकी मस्कुलर वीकनेस थी। मसल उनका ठीक है, मतलब वो खुराक ठीक ले रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, लेकिन डेफिशिएंसी उनके मसल की हुई है, डेफिशिएंसी उनको B13 की और इस तरह के सप्लीमेंट्स की हुई है, उसकी वजह से उनकी बॉडी में ट्रेमर्स आना शुरू हो जाते हैं। ओह! तो हमें कुछ इस तरह का आप गाइड कर सकती हैं कि लाइक 2-3 महीनों के बाद आपने ये सप्लीमेंट्स तो लाज़मी लेने हैं? हमारा सन एक्सपोजर बहुत कम होता है। हाँ, अब जैसे गर्मियाँ आना शुरू हो गई हैं, गर्मियों में इंसान ना भी चाहे तो सन एक्सपोजर हो जाता है, ठीक है। सही। लेकिन फिर भी ऐसे आप इतनी देर धूप में नहीं रहते हैं। हमारे ऑफिस की आप अगर वर्किंग देखो, आप सेटिंग्स में बैठे हैं या कहीं पे भी बैठे हैं, हमारा सन एक्सपोजर उस तरह से नहीं है। तो विटामिन D3 लाजमी ऐड करें, और उसको आपकी बॉडी में डिफ्यूज़ कराने के लिए कैल्शियम की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर आप खाली विटामिन D ले रहे हैं और साथ कैल्शियम नहीं ले रहे हैं, वो आपकी बॉडी से वैसे ही निकल जाएगा, वो आपने पैसे ज़ाया किए। अगर आप सप्लीमेंट के थ्रू ले रहे हैं, जैसे कैल्शियम की पीने वाली, पानी में डालकर पीने वाली गोलियाँ आती हैं, बहुत सारे ब्रांड्स हैं, आप उसमें से ले सकते हैं। विटामिन D3 का देखते हैं, उसके इंजेक्शंस भी आते हैं जो आप पी सकते हैं, जूस या दूध में डालकर ऐड करके, उसके कैप्सूल्स आते हैं, आप वो ले सकते हैं। ये चीज़ें लें, ये आपके जॉइंट्स के लिए, ये आपके मसल्स के लिए, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इन दोनों को इकट्ठा लेना है। ये नहीं करना कि आज कैल्शियम ले लिया है और विटामिन D को जी लिए हुए 3 महीने हो गए हैं। जब तक आप कैल्शियम रोज़ नहीं ले रहे होंगे और आप विटामिन D का इंजेक्शन फॉर एग्जांपल अगर आप ले रहे हैं, आप 15 दिन बाद ले लें, महीने में एक दफ़ा ले लें, आपकी वो मस्कुलर वीकनेस कम होना शुरू हो जाएगी। B13 लाजमी ऐड करें, आपकी उसकी वजह से भी मस्कुलर वीकनेस कम होगी। और ख़ुद को एक्सरसाइजेज़ के साथ स्ट्रेंथनिंग की तरफ लेकर आना शुरू करें। सिर्फ सप्लीमेंट्स या खुराक आपको ठीक नहीं कर सकते जब तक आप फिजिकल एक्टिविटी करके अपने मसल को आदत नहीं डालेंगे कि मुझे स्ट्रांग होना है, ठीक है। तो अपनी एक्सरसाइजेस के साथ ऐड करें, अपनी रूटीन में ऐड करें अपनी एक्सरसाइजेस को, और उसकी स्ट्रेंथनिंग की तरफ जाना शुरू कौन करें। सी ऐसी बेसिक एक्सरसाइजेज हैं जो हमें लाजमी करनी चाहिए? बेसिक एक्सरसाइजेज में देखें, सबसे पहले अगर आपने मसल्स को अपने रिलैक्स करना है ना, तो आपको स्ट्रेचिंग करनी है। और स्ट्रेचिंग में सबसे पहले एक्सरसाइजेज में वार्म अप और कूल डाउन लास्ट पे, ये 2 चीज़ें आपने लाजमी करनी है। वार्म अप में क्या होता है, आपकी बॉडी की सर्कुलेशन तेज़ होती है ब्लड की, आपके सारे मसल्स में पूरी तरह से ब्लड घूम रहा होता है आपकी पूरी बॉडी में। उसके बाद जब आप एक्सरसाइज करते हैं, वो एक्सरसाइज आपको इफ़ेक्टिव आपके लिए रहती है। और जब आप कूल डाउन करते हैं तो फिर आपके बाद में बॉडी में लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस नहीं होता है, ठीक है। ये एक टिप है जो आप जिम कर रहे हैं, लोग घर में कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, पहले वार्म अप करें, फिर एक्सरसाइज करें, फिर कूल डाउन लाजमी करें, जो सी भी एक्सरसाइज। अब नॉर्मली एक्सरसाइजेज आप घर में क्या कर सकते हैं, आप वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेज तो नहीं कर सकते। कुछ लोग होते हैं घर में उन्होंने डम्बल्स और इस तरह की चीज़ें रखी होती हैं। आप स्टार्ट करें वॉक से, वॉक स्टार्ट करें, लेकिन 5 से 15 मिनट की, और बहुत आराम से वॉक करें। आप फिर घर में जैसे ख़वातीन हैं वो नहीं कहीं बाहर जा सकती, आप सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना शुरू कर दें, आप इस तरह की चीज़ें। अब आपके मसल्स की स्ट्रेंथनिंग के लिए आपने जो एक्सरसाइजेस करनी है उसमें मोस्टली हम इन्वॉल्व करवाते हैं आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज होती हैं। आइसोमेट्रिक में होता है कि रेजिस्टेंस भी थोड़ी सी देते हैं और आपका वेट भी उसके अंदर बेयरिंग करवाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम घुटने की बात करते हैं, किसी के घुटने में दर्द हो रहा है और कुछ हमने उसके घुटने के और ग्लूट्स के मसल्स की, आपकी टांगों के जो मसल्स हैं, लोअर बैक पेन जैसे आती है, उसमें आपको स्ट्रेंथनिंग करवानी है। तो हम क्या करेंगे, आप सीधा लेटेंगे, अपनी टांगों को बेंड कर देंगे, ठीक है, जैसे घुटने बेंड करके लेटते हैं। अब आपने क्या करना है, अपनी टांगों के दरमियान में कोई पिलो या कोई चीज़ लेके उसे दबाएं अंदर की तरफ अपने घुटनों से,
ओके। आप उसे जब दबाएंगे क्या होगा, आपके जो ग्लूट्स हैं, आपकी जो टांगों के पीछे वाले मसल्स हैं, आपके जो हिप तक पूरे जा रहे हैं, वो वाले आपके मसल्स स्ट्रेंथनिंग की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। फिर उसी पोजीशन में उस तकिए को अपनी टांगों के दरमियान से निकाल दें और खुद अपने घुटने को पकड़ के खोलने की कोशिश करें। हाथों से जोर लगाएं और घुटने को खोलने की कोशिश करें। ठीक है, ये 2 एक्सरसाइजेज ऐसी हैं कि ये अगर आप 2 एक्सरसाइजेज करते हैं तो आपकी टांगों के मसल्स की स्ट्रेंथनिंग होना शुरू हो जाएगी। अब हाथों की एक्सरसाइजेज पे, बाजुओं की एक्सरसाइजेज पे आ जाते हैं कि बाजुओं के कंधों को लेकर आप कौन सी एक्सरसाइजेज ऐसी हैं जिन्हें आप कर सकते हैं। कंधों में आप ये अपने हाथ के ऊपर ऐसे जोर लगा सकते हैं। ठीक है, एक दफ़ा जोर लगाया, आप जोर लगा के देखें, आपकी ये वाली पूरी बाजू में आपको एक फील होगा कि यहाँ पर एक जोर जा रहा है, ये आपकी स्ट्रेंथनिंग है। फिर आप इस तरह से दूसरे हाथ को करें और इसकी स्ट्रेंथनिंग दूसरे हाथ से दूसरी बाजू की हो जाएगी। फिर इसी तरह अपने हाथ को बाहर की तरफ खींचें, दोनों हाथों से मतलब जोर लगाएं, फिर उसकी साइड चेंज करें, फिर उससे जोर लगाएं। ठीक है, ये वाली कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो नॉर्मल आप बैठे बैठे कर सकते हैं और ये आपकी बाजुओं की और कंधों की स्ट्रेंथनिंग करवा देंगी। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो मतलब ये हमारी बॉडी के लिए, हमारे मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए स्ट्रॉन्ग बहुत होना ज़रूरी है। आपके मसल्स आपकी बॉडी को बचा रहे हैं, आपके स्केलेटन को बचा रहे हैं आपके मसल्स। तो जब तक आपका ढांचा, आपके मसल्स जब तक स्ट्रांग नहीं होंगे, वो कैसे आपके ढांचे की हिफाजत कर पाएंगे। जब मसल्स वीक होंगे तो वो ग्रेजुअली आपका मसल का इशू कहाँ पर जाएगा, आपके जॉइंट्स की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। फिर आपको जॉइंट्स की पेन स्टार्ट हो जाएगी, जो पहले मस्कुलर थी अब वो जॉइंट की तरफ जाना शुरू हो जाएगी। अब जॉइंट के साथ आपका लिगामेंट भी अटैच होगा, उसके साथ आपका कार्टिलेज भी होगा। अब कार्टिलेज में टीयरिंग आना शुरू हो जाती है। समटाइम्स हमारे जॉइंट्स के अंदर से फ्लूइड एक होता है, हम उसे फ्लूइड जो आपके जॉइंट्स की एक फ्रिक्शन नहीं होने देता दरमियान में ना, वो फ्लूइड ख़त्म होना शुरू हो जाता है। और उसकी सबसे बड़ी मेन रीज़न जो होती है हमारी फ़िज़िकल एक्टिविटी कम होना, कि वो कम फिजिकल एक्टिविटी की वजह से वो खुश्क होना शुरू हो जाता है और फिर आपको चलते फिरते घुटनों में दर्द होना शुरू हो जाता है, बाज हाथों के जोड़ों में दर्द। हाँ, ये जोड़ों की जो दर्द होती हैं ये आर्थराइटिस की वजह से भी होती हैं। कुछ कंडीशंस भी होती हैं मेडिकल कंडीशंस, जैसे ऑस्टियोपोरोसिस में आपकी हड्डियां भुरभुरी हो जाएंगी और ऑस्टियोआर्थराइटिस में आपकी जो हड्डियों में है उसमें टेढ़ी किसी की होना शुरू हो जाएंगी, आपको हड्डियों में दर्द होना शुरू, रियोमेटॉइड आर्थराइटिस आना शुरू हो जाता है, आपकी हड्डियां टेढ़ी हो जाएंगी, उसके अंदर से गैप ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। अक्सर औकात ये फैमिलीज़ में भी चल रहा होता है कि अगर किसी की अम्मी को था तो आगे से उनकी बेटी को भी हो सकता है, फिर अगर किसी के फादर को था उनकी आगे से बेटी बेटे, इस तरह से भी चलता है। लेकिन अब हमारी बहुत ज़्यादा जो रीज़न आ रही होती है ना आर्थराइटिस या ऑस्टियोपोरोसिस को लेकर आने की, उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये होती है कि हमारी फ़िज़िकल एक्टिविटी हमने कम की होती है। अब कितने हमारे पास पेशेंट्स ऐसे आते हैं जिनकी पेशेंट्स के पीछे हिस्ट्री होती ही नहीं है इस तरह की कोई, लेकिन उन्हें अब शुरू हो रहा होता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी फिजिकल एक्टिविटी नहीं रखी थी, बड़ा सेडेंटरी सा लाइफस्टाइल रखा हुआ था। और हमारे पास कितने पेशेंट्स ऐसे आते हैं जिनके पेरेंट्स डायबिटिक होते हैं, दोनों पेरेंट्स उनके डायबिटिक हैं और वो दे आर वेरी प्रोन टू डायबिटिक होने के ना। जैसे मेरे पेरेंट्स दोनों डायबिटिक हैं, तो मेरी बहन को एट द एज ऑफ 29 शी वाज डायग्नोज्ड विद शुगर। She is living with sugar for 13 to 15 years now. She was diagnosed with sugar. I am very prone to sugar. So मैं अपना लाइफस्टाइल इस तरह से अब चेंज कर रही हूँ। मैं बड़ी अच्छा, चले मज़े की एक बात है, मैं बड़ी मोटी थी, मेरा वेट 77 पे चला गया था, मैंने इतना पुट ऑन कर लिया था वेट। फिर जब मुझे अंदाज़ा, जब मैंने पढ़ा, जब सारी चीज़ें मैंने, तो मुझे हुआ कि मुझे मेरा लाइफस्टाइल खुद ऑल्टर करना पड़ेगा। मैंने अपना वेट रिड्यूस किया, क्योंकि अगर मैं नहीं करूँगी मेरी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस आएगी, मेरी बॉडी बहुत जल्दी शुगर, मैं चावल खा लूँ, मैं मीठा खा लूँ, मैं कोई चीज़ कर लूँ, मुझे मीठे का टेस्ट इतना बुरा मतलब ऐसे लगता था जैसे पूरी हर चीज़ मीठी मीठी हो गई है, क्योंकि मेरी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस स्टार्ट हो गई थी। मैंने फिर अपना वेट रिड्यूस किया, अल्हम्दुलिल्लाह मैं सब कुछ खा रही हूँ, मैं सब कुछ कर रही हूँ और मुझे अब कोई चांसेस नहीं है कि मुझे जल्दी शुगर हो सकती है। और हमारे पास इतने पेशेंट्स हैं जिनके पेरेंट्स डायबिटिक थे एंड दे आर इन देयर 50s नाउ, वो पेशेंट्स जो हमारे पास आए हैं और उनको डायबिटीज़ नहीं है। और उन्हीं के जो बहन भाई हैं जिन्होंने अपना लाइफस्टाइल वैसे मेंटेन नहीं किया था, दे वर डायग्नोज्ड विद डायबिटीज़ एट द एज ऑफ 35-36। यानी ये चीज़ प्रूव करती है कि हमारा लाइफस्टाइल कितना इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट हमारी हेल्थ वाइज भी, और हमें ज़्यादा टाइम तक जिंदा रहने के लिए भी, ठीक है? हर इंसान चाहते हैं कि वो ज़्यादा जिए। अपनी लाइफ में एक चीज़ को ऐड करें, लाइफस्टाइल मेंटेन करने के साथ अपनी खुराक का ख्याल। ये तो फिज़िकल एक्टिविटी की बात की, बहुत सारी अच्छी न्यूट्रिशनिस्ट हैं जो बता रही हैं आपको कि आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए। मैं जिस चीज़ पे आपको, जो एक चीज़ मैं अपनी तरफ से ऐड ऑन कर सकती हूँ अपनी खुराक में, दूध, दही, सब्जियों का
फ्रूट्स का, रॉ चीज़ों का इस्तेमाल करें, कच्चा गोश्त नहीं खाना बस, ठीक है। आपने रॉ वेजिटेबल्स की तरफ आएँ, फ्रूट्स खाएं। फ्रूट्स की हम फ्रूट चाट बना के बड़े शौक से हमारे यहाँ पे खाई जाती है। उसमें क्या करते हैं, फ्रूट चाट में चीनी डाल देते हैं। Exactly. आप फिर फ्रूट्स के अंदर ऑलरेडी मीठा है, आप उस फ्रूट का जो आप उसने आपको जो एक ताकत देनी है ना, आपने वो चीनी बीच में डालकर वो ख़त्म कर दी है, आपको वो नहीं ऐड करनी। रॉ फॉर्म में खाएं, सब्जियां रॉ फॉर्म में खाएं, सैलड का इस्तेमाल ज़्यादा करें। आपके कितनी सारी सब्जियां ऐसी हैं जो आपके पट्ठों को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देती हैं। जैसे सर्दियाँ आती हैं, कैरेट होती है, गाजर होती है, गाजर का जूस, उसमें आप बीट रूट ऐड कर दें, इस तरह की चीज़ें कर दें, वो आपके पट्ठों को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देता है, स्ट्रेंथनिंग की तरफ ले जाता है। गर्मी आती हैं, इलेक्ट्रोलाइट आपका बैलेंस ख़राब हो रहा होता है, आप खीरे का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, जितना आप खीरा खा सकते हैं। सर्दियों गर्मियों के फ्रूट्स में जैसे भी स्ट्रॉबेरी का सीज़न चल रहा था, अभी खरबूजे का सीज़न चल रहा है, ये खरबूजा, तरबूज, ये सारे, इनमें मीठा कम है लेकिन ये आपकी बॉडी का वाटर का जितना लेवल है ना उससे कंप्लीट कर देते हैं। और जैसे ही आपका वाटर लेवल आपकी बॉडी का पूरा होता है ना, आपके पट्ठों का खिंचाव कम होना शुरू हो जाता है। वाह, वेरी नाइस। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपसे पूछूंगी कि अक्सर ये होता है कि हम सो के उठते हैं और वो यौन ले रहे होते हैं ना, तो यौन लेते लेते एकदम पता चलता है ओ यहाँ पे तो हमारी कोई वेन खिंच गई है, ये मसल पुल हो गया है, कभी टांग का हो जाता है, कभी बाजुओं का हो जाता है। तो इसके पीछे की क्या रीज़न है? ये भी सिर्फ सारी आप यही माइंडफुल रीज़न है? नहीं है, इसके पीछे कोई ख़ास रीज़न नहीं है। आप सिर्फ माइंडफुल नहीं है कि अगर यू आर यॉर्निंग, आप कोई जमाई ले रहे हैं तो आप जमाई लेते हुए कितना टेढ़ा मेढ़ा हो रहे हैं। आप टेढ़ा मेढ़ा होते हुए, वो अक्सर औकात ऐसे होता है कि जब आप जमाई लेते हैं तो आपकी कमर की बैक वाली जो साइड होती है ना, जब आप अपने शोल्डर्स को, ये वाले आपके जो स्कैपुला, पीछे एक हमारी बोन होती है विंग्स, जिसे हम विंग्स को भी कंसीडर करते हैं, उसको पीछे की तरफ करें ना तो पीछे से टक 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 की आवाज़ आती है और वो बड़ी सूदिंग होती है, वो बहुत सूदिंग होती है। वो आपकी पोस्चर की एक गलती की वजह से बनती है। उसको, इसके एक बड़े नॉर्मल से स्ट्रेचेस होते हैं, आप उन स्ट्रेचेस का मैं आपको नाम बता देती हूँ, आप गूगल करें तो आपको उस पर वो मिल भी जाएंगे। ये योगा के स्ट्रेचेस बेसिकली होते हैं, आप योगा में कर रहे होते हैं। आप किड पोज एक होता है बच्चे की तरह, जैसे आप सजदे में जाते हैं ना, आप सजदे में बैठने के लिए जैसे दो जानों बैठते हैं वैसे बैठें और आपने सीधा सजदे में जाके अपने हाथ सीधे ऐसे आगे ले जाने हैं। इसको आप रखें और इसको आप कोई होल्ड करके रखें 30 से 35 सेकंड्स के लिए, फिर ऐसे ही सीधे उठें, ये वाला करें। इसकी वजह से आपकी जो कमर की जो आपको फील हो रहा होता है ना, वो चीज़ें, वो आपकी ये स्ट्रेचिंग, एक ब्रिजिंग एक्सरसाइज होती है। ब्रिजिंग एक्सरसाइज ये वो लोग हैं जिनकी कोई मेडिकल इश्यूज़ नहीं होती, ये नॉर्मली कर सकते हैं और उनको उसका नुकसान नहीं होगा। ब्रिजिंग में क्या होता है, आप सीधा लेटकर अपनी टांगें बेंड करते हैं, हाथों से जोर नीचे लगाते हैं और कमर को ऊपर की तरफ उठाते हैं। तो ये जो टक टक वाली जो हमारी वो एक पीछे एक कहे ना एक जकड़न आ जाती है, ये जकड़न इन दो चीज़ों से ख़त्म हो जाती है। और यॉर्निंग करते हुए माइंडफुल रहें कि इतना टेढ़े मेढ़े ना हो कि आपका कहीं पे बल पड़ जाए, कहीं से नस चढ़ जाए या कोई ऐसी चीज़ हो जाए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आइसोलेटिंग एक्सरसाइज ये क्या होती है और ये कितनी इंपॉर्टेंट है? आइसोलेटिंग का वर्ड ही आपको डिफाइन कर देगा कि आइसोलेटिंग एक्सरसाइज क्या है। आइसोलेट मतलब अकेली। जैसे कोरोना आया था ना, बड़ी दुनिया को आइसोलेशन का मतलब समझ आ गया था, जिनको नहीं भी पता था आइसोलेशन क्या, अकेले रहना है, ठीक है। तो आइसोलेटिंग एक्सरसाइज होती है जिसमें आपका एक मसल इन्वॉल्व होता है। वैसे हमारी जितनी एक्सरसाइजेज होती हैं उसमें ग्रुप ऑफ मसल्स इन्वॉल्व होते हैं। आइसोलेटिंग एक्सरसाइज में एक मसल इन्वॉल्व होता है। जैसे कि आप वेट बेयरिंग, आपने कोई वेट उठाया तो आपका ट्राइसेप इन्वॉल्व उसमें हो रहा है, वो सिर्फ आपका एक मसल यहाँ पर इन्वॉल्व हो रहा है। उस टाइम पे आपका जो बाइसेप है वो काम नहीं कर रहा है। एंटागोनिस्ट और गोनिस्ट, ये दो मसल्स मिलकर काम कर रहे होते हैं। तो उसमें ये आ गया कि आपके एक मसल ने काम किया, दूसरे मसल ने काम नहीं किया। काफ पे अगर आप टांगों में आ जाते हैं तो काफ कर्ल्स हम करते हैं, उसमें क्या होता है जो आपकी पिंडलियों का मसल है सिर्फ एक वो मसल काम कर रहा है। आइसोलेटिंग एक्सरसाइजेज टारगेटेड मसल पे होती है कि एक जिस मसल का सिर्फ मसला आ रहा है, आप वो वाली एक्सरसाइज कर रहे हैं जिसमें आपका सिर्फ एक मसल इन्वॉल्व हो रहा है, ग्रुप ऑफ मसल्स इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर किसी की आईटी बैंड टाइट हो गया, आईटी बैंड क्रॉस लेग्स की बात अगर करें, आप क्रॉस लेग्स करके बैठ रहे हैं तो आपकी टांगों की जो साइड वाला मसल है ये भी टाइट हो जाएगा और जो आपकी इनर थाई वाला मसल है ना वो भी टाइट हो जाएगा, ठीक है। अब आप जब एक्सरसाइज करेंगे ना, आप टारगेट सिर्फ इसको करेंगे। आईटी बैंड की एक्सरसाइज हम ऐसे करते हैं, सीधा लेट के, जैसे हम टांग को बेंड करते हैं ना, मतलब एक टांग के ऊपर टांग रखते हैं, इस तरह से टांग को रखेंगे लेकिन पाँव सीधा रखते हैं उसमें। मतलब ऐसे आपकी टांग है, ऐसे आपने टांग को रख दिया और इस वाली टांग को आपने खींचा इस तरफ,
ये आपके ये वाले बैंड का, ये समझे ये कंसीडर करें मेरी टांग है, आपने इसको खींचा, आपके ये वाले एक सिंगल मसल का आपने स्ट्रेच दिया है, ये आइसोलेटिंग एक्सरसाइज है कि उसने सिर्फ एक मसल को इन्वॉल्व किया, उसने सारे मसल्स को नहीं किया। आपने नी की फ्लेक्शन करवाई है तो उसने एक मसल को, आपके काफ मसल को, या आपने हैम्स का कर्ल किया है तो वो हैमस्ट्रिंग कर्ल्स में आपका क्या होता है कि आपकी वो सिर्फ एक मसल इन्वॉल्व हो रहा होता है। ये आइसोलेटिंग एक्सरसाइजेज होती हैं कि एक वक्त में एक चीज का इलाज करना है, एक को टारगेट करना है, ग्रुप ऑफ मसल्स का काम नहीं करवाना। तो इन दोनों में सबसे बेहतर कौन सी होती है? डिपेंड्स ऑन योर सिचुएशन कि आप किस चीज को फेस कर रहे हैं। अगर सिर्फ एक ही आपके मसल में पेन आ रहा है तो गो फॉर द आइसोलेटिंग एक्सरसाइजेस, कि वो एक एक्सरसाइज एक टारगेटेड मसल को आपके करे और आप उस पेन से निकल जाएं। ग्रुप ऑफ मसल्स करेंगे तो आपकी बॉडी ने थकना है। हाँ, वो आपकी बॉडी के लिए अच्छा है, आपकी एक फिजिकल एक्टिविटी होगी, लेकिन उसमें क्या होगा कि आपको जब एक जगह का मसला तो उसको आइसोलेटिंग एक्सरसाइजेस के साथ हम ट्रीट कर रहे होते हैं। ग्रुप ऑफ मसल्स डिपेंड्स ऑन योर सिचुएशन। मुझे ये बताएं कि ये जो हमारे मसल्स पुल हो जाते हैं, इसकी क्या रीज़न होती है, क्या पीछे लॉजिक है इसके? फिर पहली चीज़ माइंडफुलनेस, कि आप माइंडफुल नहीं रहे हैं। अब मसल पुल हुआ किस वजह से है? या तो आपने कोई ऐसी एक्टिविटी की है जो एकदम से आपने कर दी है। जैसे बड़े लोगों को ऐसे होता है, नीचे से झुककर चीज़ उठा रहे हैं, एकदम से झुके हैं, उठे हैं, उठा नहीं गया, कमर में दर्द होना शुरू हो गया। वो क्या हुआ, पहले आपकी टांग का एक पट्टा खींचा होगा और उसके बाद क्या होगा, जब एकदम से उठे हैं वो आपकी डिस्क के ऊपर उसने जाकर इतना प्रेशर कर दिया कि वो आपकी डिस्क हर्निएशन हो गई। हुआ क्या, मसल पुल आपकी एकदम से उठने की वजह से, और उसने क्या किया, जाके आपकी डिस्क को, आपके मोरे को जाकर उसने अटैक कर दिया और वहाँ से आपकी डिस्क का इशू शुरू हो गया। मसल पुल यही एक चीज़ है कि आपने एक मूवमेंट, कोई भी फ्रीक्वेंट रेपिटेटिव मूवमेंट या बहुत तेज़ी से जब आप कोई भी मूवमेंट कर रहे होते हैं ना, मसल आपका तब पुल हो रहा होता है। मॉडरेशन लेकर आए ज़िंदगी में। मॉडरेशन में क्या है, कैसे चलना है। अगर हम इस्लाम की बात करें या किसी चीज़ की बात करें, आपको कदम भी आराम आराम से उठाकर चलने का कहा गया है, आपको आजिज़ी के साथ चलने का कहा गया है। अगर आप उसे मेडिकल के टर्म्स में आप चीज़ों को लेकर आए ना, तो जब आप मॉडरेट होकर चल रहे हैं या कोई भी मूवमेंट मॉडरेट होकर कर रहे हैं, बहुत तेज़ी से नहीं कर रहे हैं, रेपिटेटिवली नहीं कर रहे हैं, तो फिर वो आपको मसल पुल नहीं करेगा। अगर करेंगे तो डेफिनेटली आपका मसल पुल हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है, मतलब हमने खुद पे गौर ज़्यादा खुद पे गौर करना है, खुद पे गौर करना है, कहाँ पे गलतियाँ कर कहाँ रहे पे हैं, गलतियाँ कर रहे हैं, किस तरह से गलतियाँ हैं। कर रहे हैं, बिल्कुल खुद पे गौर बिल्कुल करना है। ठीक। अच्छा, अक्सर हम बैठे बैठे ना ऐसे अपनी फिंगर्स को कह रहे होते हैं, ठीक है, ये क्रैकिंग साउंड्स हमें बहुत मज़ा आता है, और ये तो ज़्यादातर लोगों को मज़ा आता है उंगलियों के पटाखे निकालने का ना। और इसी तरह अक्सर हमारी बैकबोन से भी ऐसी एक आवाज़ आती है, वो यूँ फील होता है कि कोई एक साउंड सा आ रहा है। तो ये कितना खतरनाक हो सकता है हमारे लिए? नहीं, इसमें खतरनाक कुछ भी नहीं है। बेसिकली ये जो हमारे जॉइंट्स में से क्रैकिंग की आवाज़ आ रही होती है ना, ये एयर बबल्स बन जाते हैं अंदर। ठीक है। ये एयर बबल्स बन रहे होते हैं, जैसे आप ऐसे कर रहे हैं या फिर इस तरह से कर रहे हैं, वो टक टक की आवाज़ आ रही है, आपको एक सूदिंग सा फीलिंग आ रहा है। इसी तरह से आपकी कमर में आपको जो होता है, आपकी स्पाइन के अंदर एयर बबल्स बन जाते हैं। वो जब आप थोड़ी सी कमर पीछे की तरफ करते हैं, जैसे कायरोप्रैक्टर्स होते हैं, कायरोप्रैक्टर्स आपके बेसिकली समटाइम्स हमारे जॉइंट्स जो है ना वो लॉक हो जाते हैं। अगर इसे फिजियो के उसमें लेकर आएँ या फिर मेडिकल की टर्म में लेकर आएँ, एयर बबल्स के अलावा क्या होता है, आपके जॉइंट्स लॉक हो जाते हैं। उसमें क्या होता है, सबसे ज़्यादा जो अक्सर औकात लोगों को पता नहीं चलता, आपकी जो अपर बैक है, आपके कंधे से नीचे आपके जो ये विंग्स, ये एक बोन है, स्कैपुला बोन है, इसके दरमियान वाला हिस्सा बहुत ज़्यादा स्टिफ फील होता है। और अक्सर पटाखे निकलते भी वहीं से हैं। अक्सर घर में ख़वातीन जो हैं वो क्या करवाती हैं, किसी बच्चे को कमर के ऊपर चढ़ा कर ना उसे कहती हैं वज़न डालो, ख़वातीन मर्द या जो भी हों उस पर वज़न डालो, और वो टक टक की आवाज़ आती है ना, कहती हैं हाँ अब हमारा, वो क्या होता है, वो आपका बेसिकली जॉइंट लॉक हो गया होता है वहाँ पर एयर बबल्स बनने की वजह से। ये करना गलत भी नहीं है, लेकिन अगर ज़्यादा प्रेशर हो जाए और आपकी स्पाइन के ऊपर वेट आ जाए ज़्यादा, तो अंदर से आपकी कोई ना कोई नर्व इम्पिंज हो सकती है। अब अगर ऊपर वाले हिस्से को आप ले लेते हैं, इसी बात को मैं आपको थोड़ा सा इलाबोरेट इसलिए कर रही हूँ, अगर यहाँ से हो गई है तो आपका ब्रेकियल प्लेक्सस आता है यहाँ पर, ये वाले हिस्से पे ना, कंधों वालों पे। तो क्या है, अगर वहाँ से आपकी कोई नर्व कोई इम्पिंच हो गई है ना, तो वो क्या, आपकी बाजुओं में या तो नमनेस आना शुरू हो जाएगी, बाजुओं में दर्द आना शुरू हो जाएगी। क्या था, आपने निकलवाए सिर्फ पटाखे थे,
मसला कोई नहीं है, लेकिन वो जो ख़वातीन या मर्द हजरात इस तरह के कायरोप्रैक्टर के अलावा ख़ुद से घर में इस तरह से निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं, वो फिर इस तरह के मसाइल का शिकार हो जाते हैं कि वो फिर उनकी नर्व्स अंदर इम्पेंच हो जाती हैं। पटाखे निकालने से, ये क्रैकिंग साउंड्स निकालने से कोई नुकसान नहीं होता है, किसी किस्म का नुकसान नहीं होता है। हाँ, अगर वो आपके आर्थराइटिस या प्रोसिस की तरफ ना जा रहे हों, जब आपकी एज ज़्यादा हो रही है या आपको पता है आपको प्रोसिस हो गया, आप अपनी हड्डियों को, जॉइंट्स को बार बार इस तरह से करेंगे तो एक टाइम आएगा वो जॉइंट कहेगा मैं निकल गया हूँ बस, अब और नहीं मैं कर रहा। तो इन चीज़ों का बस ख्याल रखें। क्रैकिंग साउंड सिर्फ एयर बबल्स हैं और कोई ऐसी चीज़ उसमें इन्वॉल्व नहीं है। डेफिशिएंसी हो सकती है, डेफिनेटली हो सकती है, उसके बारे में आपको मैंने बताया कि आप कैल्शियम, विटामिन डी और B12 और 13 इनका इस्तेमाल ज़्यादा करें ताकि वो आपके जॉइंट्स, आपकी हड्डियों को भी मजबूत कर दें, ताकि ज़्यादा एयर बबल्स भी उसके अंदर ना बनना शुरू हो। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा कि अब जैसे हम लेडीज़ हैं, आपको भी पता है कि हमें हील्स का बड़ा क्रेज़ होता है, हम हील्स के बगैर नहीं रह सकते, लेकिन मैंने बहुत सुना है कि हील्स हमारे लिए बहुत ख़तरनाक है। तो बिल्कुल। हमें कैसे मैनेज करें कि हम हील्स के बगैर रह भी नहीं सकते, हमने पहननी भी है, लेकिन ऐसे पहने कि हमारी हेल्थ भी जो है ना वो कॉम्प्रोमाइज़ ना हो? अच्छा, कुछ जॉब्स की रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि उनको आपको हील्स पहनना पड़ती हैं। आपने कभी देखा होगा जो एयर होस्टेस होती हैं उनकी हील्स ब्लॉक हील्स होती हैं, क्योंकि उनका जॉब रिक्वायरमेंट है कि उन्होंने, या कोई भी ऑफिस कॉर्पोरेट में आप देखें जिनकी जॉब रिक्वायरमेंट है वो ब्लॉक हील्स में पहन रहे होते हैं, और उनके हील्स इतने लंबे लंबे नहीं होते हैं, 4, 5, 6 इंचज़ वाले नहीं होते हैं। अगर तो आपका जॉब रिक्वायरमेंट है, मैं ये नहीं कहूँगी आप हील्स ना पहने, आप हील्स पहने, डेफिनेटली पहने, लेकिन अगर आपका डेली रूटीन का यूज़ है ना हील का, तो ब्लॉक हील में पहने और मैक्सिमम 1 से 1.5-2 इंच की हील पहने। इससे ज़्यादा की 1.5 इंच से ज़्यादा कोशिश करें ना पहने ब्लॉक हील्स। अपने जूतों के अंदर इन सोल्स यूज़ करें। आपके अब बहुत सारे ब्रांड्स ने भी जूतों के बल्कि रख लिए हैं कि वो पैड्स मिल जाते हैं, वो आप अपनी हील्स के नीचे रख सकते हैं, जिससे आपके पाँव के प्रेशर पॉइंट्स नहीं बनते हैं। आपकी ना हील्स के नीचे भी नोट्स बन जाती हैं। हमें सिर्फ लगता है यहाँ पर नोट्स बन गई हैं या कुछ ऐसा हो गया, ऐसा नहीं होता है। हमारी हील्स के नीचे भी नोट्स बन जाती हैं। वो किस वजह से बनती हैं कि हमारे जूते हमने ऐसे पहने होते हैं जो नरम नहीं होते हैं और वो खिंचाव दे रहे होते हैं आपकी काफ पे। काफ किसको, हमारी पिंडली को कहते हैं काफ, ठीक है। और वो पीछे से उसकी तरफ से खिंचाव आता है और वो नीचे आपकी हील में नोट्स बनाना शुरू कर देती है। अब जब आप समटाइम्स हील्स पहनती हैं, जैसे शादी पे जाना है या कोई ऐसा ओकेजन है कि आपको 4-5 घंटे के लिए हील्स पहननी है, कोशिश करें बहुत ज़्यादा पेंसिल हील्स ना पहने, और अगर पेंसिल हील्स पहन रहे हैं तो उसके साथ इंसोल्स और इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल कर लें। अब तो इस तरह की क्रीम्स आ गई हैं जो आपके पैरों को थोड़ा नमिंग की तरफ ले जाती हैं, आपको फील नहीं होता पैरों में पेन। आपको वो डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब, स्पेशली एस्थेटिशियंस आपको प्रिस्क्राइब कर रहे होते हैं। आपने फंक्शन पे जाना है, 2-3 दिन पहले आप वो क्रीम्स की मसाज शुरू कर दें, वो हील्स फिर आपके लिए पेनफुल नहीं होती हैं। अगर अब आपने हील्स पहननी है तो कोशिश करें ज़्यादा पेंसिल हील्स में ना जाएं। आप इस तरह की हील्स पहने जो थोड़ी सी वेज में हो, अगर आपने ज़्यादा पहननी है थोड़ा सा। और फिर अच्छा, हील्स में भी डिफरेंट तरह की हील्स आती हैं, कुछ बड़ी सख्त हील्स होती हैं और कुछ थोड़ी वेज की तरह सॉफ्ट होती हैं। सॉफ्ट हील्स की तरफ जाएं, या उसके हील्स का जो ऊपर वाला एक एरिया जिसने आपके पाँव को कवर करना है उसको सॉफ्ट रखें। अगर नहीं वैसा मिल रहा तो वही बात आ गई कि उसमें इंसोल्स रख लें। अब हील्स पहनने के बाद की आप बात कर लें, हील्स तो पहन ली, अब उसके बाद आप उसको मैनेज कैसे कर सकते हैं पेन को। जब आप घर आए ना, आप घर आके अपने पैरों की थोड़ी सी स्ट्रेचिंग कर लें। आपने हील्स तो पहननी है, हर ख़वातीन का एक सबसे बड़ा शौक होता है कि वो लंबी दिखे। हर औरत का ख्वाब होता है कि वो लंबी दिखे, कोई औरत ऐसी नहीं है जिसे छोटी दिखने का शौक हो। आप घर आए हैं, आप आते साथ अपने काफ की स्ट्रेचिंग करें। काफ की स्ट्रेचिंग में क्या करना होता है, आपने अपने टांग को सीधा रखें और अपनी टोस को आगे से पीछे की तरफ लेकर आना शुरू करें। क्या होगा, आपकी जो पिंडली होगी ना, आपको उसके पीछे वाली साइड पे सारा खिंचाव महसूस होगा। आप 5 से 6 दफ़ा कर लें, आपको वो हील्स पहनने के बाद जो दर्द है वो दर्द नहीं महसूस होगा। अक्सर लोगों को प्लांटर fasciitis हो जाता है। उसमें क्या होता है, वो हील्स या आपके जूते की वजह से आपके पाँव के नीचे वाली जो एक लेयर होती है ना, उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है। तो उसको आप डील कैसे कर सकते हैं, आप हील पहन लें, कोई मसला नहीं है। आपको प्लांटर fasciitis भी हो गया, मसला नहीं है, एक तो उसकी फिजियो करवाएं। एक बड़ी छोटी सी बड़ी मज़ेदार सी टिप मैं देती हूँ, ये मर्द औरतें दोनों कर सकते हैं जिनके पैरों में दर्द होता है। 1/2 लीटर पानी की बोतल लें, उसमें बर्फ़ डालें और उसे जमा के फ्रीज़र में रख दें। आप जब घर आ रहे हैं ना, घर आने के बाद आपने उसे अपने पैरों के जो नीचे वाला हिस्सा है यहाँ पे बोतल को रखना है और उसके ऊपर पैरों को रोल करें। बोतल को नीचे से अपने पैरों को उसके ऊपर रोल करें। उससे जो आपकी इन्फ्लेमेशन आ रही होगी, हील्स पहनने के बाद या आप अनकंफर्टेबल जूता पहनने के बाद जो आपको एक फील पेन का आ रहा है या कुछ आ रहा है ना, वो आपका ख़त्म हो जाएगा।
ये बड़ी Amazing. छोटी सी टिप थी, ये आपका इससे ख़त्म हो जाएगा। अक्सर लोग कहते हैं नमक वाले पानी में पैरों पे सोजिश हो रही है तो नमक वाला पानी कर उसमें नमक वाला पानी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एक बात हमेशा याद रखते हैं, आपकी जब भी जिस्म पे किसी भी हिस्से पे सोजिश आता है वहाँ पे गरम चीज़ नहीं लगाते हैं, ठीक है। ल्यूक वार्म वाटर होता है, लोग गरम पानी करके उसमें डाल देते हैं। क्या होता है, पहले ही ऑलरेडी पैरों में बैठ के या कुछ अक्सर सफ़र के बाद होता है ना, पैर सूज जाते हैं या कोई ऐसी चीज़ हो जाती है, ऑलरेडी ब्लड पूलिंग हुई होती है, हमारा खून नीचे पैरों में इकट्ठा हुआ होता है, आप उसको और गर्म कर देते हैं, आपकी जो आपकी वेसल्स हैं ना वो और ज़्यादा खुल जाती हैं, डायलेट हो जाती हैं। उस टाइम पे आपने उन्हें कॉन्स्ट्रिक्ट कराना होता है कि आपका ब्लड वापस पीछे फ्लो से ऊपर की तरफ जाए, आप उसकी डायलेशन करवा देते हैं। तो इस तरह की चीज़ों पे आइसिंग करें, हीट ना दें अगर सोजिश हो रही है, और जैसे हील्स पहन कर आए तो उसके बाद आप इस तरह से ये पानी वाला जो मैंने आपको बताया कि आप बर्फ़ लेकर उसको अपने पैरों के नीचे रोल कर सकते हैं और उससे आपके पैरों की दर्द कम हो जाएगी। वाओ अमेजिंग। अच्छा, पैरों की दर्द से आपने जैसे आइसिंग का जिक्र किया, एक और हमारे जो जितनी भी एक्ट्रेसेस हैं ना वो बताती हैं कि आप फुल ऑफ आइस बाउल लें और उसमें अपना फेस डिप करें, आपके फेस के लिए बहुत अच्छा पफिनेस खत्म हो जाती है, Exactly. स्वेलिंग खत्म हो जाती है ना, उसका भी वेजो मैं कंस्ट्रिक्शन हो जाती है। आप ठंडी चीज़ में जाते हैं, इसमें कोल्ड वाटर और इस तरह की जो थेरेपीज़ होती हैं आपकी वेजो कंस्ट्रिक्शन करवा रही होती है ये। बल्कि इसमें ये वाला सवाल ऐड कर देते हैं कि कोल्ड वाटर और हॉट बाथ इन चीज़ों का क्या होता है। बिल्कुल ठीक। जो कोल्ड बाथ होता है ना वो क्या होता है, आपकी बॉडी की वेजो कंस्ट्रिक्शन करवाता है। जब फॉर एग्जांपल आपने बहुत ज़्यादा जिम किया है, एथलीट्स होते हैं या कुछ इस तरह के होते हैं, या किसी की रिकवरी रिहैब चल रही है और उसकी वेजो डायलेशन हुई है, मतलब उसके जिसम में स्वेलिंग हुई है, तो उसको हम कोल्ड वाटर थेरेपी वगैरह इस तरह की चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। उससे वेजो कंस्ट्रिक्शन होती है, आपकी वेजल्स जो फैली हुई हैं वो अपनी जगह पे वापस आती हैं और आपका ब्लड फ्लो नॉर्मल होना शुरू हो जाता है, इन्फ्लेमेशन ख़त्म हो जाती है। जो एक्ट्रेसेस चेहरे पे इस तरह से करते हैं, और ये यूथफुल रहने के लिए, एंटी एजिंग के लिए बहुत अच्छा है। आपका चेहरा समटाइम्स सोकर सुबह उठते हैं बहुत पफीनेस होती है, आप अगर इससे करें तो इससे आपकी जो चेहरे की पफीनेस है वो भी कम हो जाती है। अंडर आई बैग लोगों के बन जाते हैं, वो ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आपकी जब वेजो कंस्ट्रिक्शन होती है पहले एकदम से खून आपके चेहरे की तरफ सारा आता है, फिर रुकता है और फिर एकदम से जाता है। वो सर्कुलेशन इस तरह से जब तेज़ होती है ना, वो आपको जो थोड़ा सा फ़ायदा आता है ना, चेहरे पे ग्लो से बहुत ज़्यादा आता है। अब आ जाते हैं एथलीट्स के ऊपर आ जाते हैं, या जिम वाले जो लोग हैं, या जिन लोगों को कोल्ड वाटर थेरेपी दी जाती है, उनके लिए भी यही किया जाता है कि अगर उनके किसी भी एक लिम्ब में, फॉर एग्जांपल उनकी बाजू में या उनकी टांगों में कहीं पे वेजोडाइलेशन हो रही है, तो उनको हम कोल्ड वाटर थेरेपी करवाते हैं, हाइड्रोथेरेपी करवाई जाती है, जिससे उनकी वेजो कंस्ट्रिक्शन होती है और उनकी पेन जो है वो रिकवर करना शुरू कर देती है, वो उनकी रिकवरी, उनकी हीलिंग तेज़ हो जाती है। अब आ जाते हैं गर्म पानी से नहाने की तरफ। ठंडे पानी की बात होगी, अब आ जाते हैं गर्म पानी की तरफ। हॉट वाटर क्या करता है, वो आपके मसल्स को रिलैक्स कर देता है। जो आप एक हीटिंग पैड लगा रहे हैं, या आप रेत से, चावल से, या वो पानी की गर्म बोतलें एक आती थी उनसे आप खुद को हीट दे रहे हैं, आप जब गर्म पानी से नहाते हैं तो आपके मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं। वो जो थोड़ा थोड़ा आपने रिलैक्स करना है वो पूरा रिलैक्सेशन हो जाती है। समटाइम्स हमारी वेजो कंस्ट्रिक्शन ज़्यादा हो जाती है, हमारी जो नसें हैं वो ज़्यादा तंग हो जाती हैं, ब्लड उसमें से प्रॉपर निकल नहीं पा रहा होता है, या हमारे मसल्स में प्रॉपरली फ्लो नहीं कर पा रहा होता है। फिर इस तरह के पेशेंट को हम लेकर जाते हैं हॉट वाटर थेरेपी की तरफ, कि वो गर्म पानी से, आप नॉर्मली घर में भी आप गर्म पानी से नहाएं या कुछ करें, आपके मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं। ये दोनों डिफरेंस आ रहे होते हैं दोनों चीज़ों में। अमेजिंग। यानी दोनों बात हम ले सकते हैं, आइदर इट्स दोनों ले सकते हैं और हॉट, दोनों ले सकते हैं, लेकिन हाँ, कोल्ड वाटर का एक बहुत मजे का फैक्ट ये है कि उसके बाद आंखें बहुत अच्छी खुल जाती हैं, आपका दिमाग बहुत अच्छे से काम करना शुरू कर देता है। गर्म पानी से नहाने के बाद जिस्म जब मसल्स रिलैक्स आपके होते हैं ना, सुकून आता है, आपको नींद आना शुरू समटाइम्स हो जाती है। लेकिन ठंडे पानी से जब आप नहाते हैं ना, आपका दिमाग और तेजी से काम करना शुरू हो जाता है, सही अच्छे तरीके से भागना शुरू हो जाता है। अमेजिंग, इट वाज वंडरफुल सेशन विद यू, Thank you बहुत so मजा much, आया, मुझे भी बहुत बहुत कुछ मजा सीखने को मिला, और इंशाल्लाह हमारी ऑडियंस को भी बहुत अच्छा लगेगा। Hopefully, और मिलेंगे इंशाल्लाह हम नेक्स्ट किसी एपिसोड में एक नए इंशाल्लाह। टॉपिक के साथ इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। आई होप कि इस पॉडकास्ट ने आपको काफ़ी हेल्प आउट किया होगा कि आप अपने मसल्स को कैसे स्ट्रांग बना सकते हैं, कौन सी एक्सरसाइजेज आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद है। इसी से रिलेटेड अगर आपका कोई भी और सवाल है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं बहुत ही मेहनत और रिसर्च के बाद डिफरेंट डॉक्टर्स के साथ हेल्थ वाइज कंटेंट बनाती हूँ। अगर आपको मेरा कंटेंट वैल्यूएबल लगता है तो सुनो पॉडकास्ट हेल्थ को सब्सक्राइब करें।